अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, आ जाइए सुबह के बच्चों के साथ। आई एम ऋचा शर्मा, आप हैं परचम पर और अभी समय है हमारे डेली करंट अफेयर सेशन का। आज हमें 2 दिन के करंट अफेयर कवर करने हैं, 15th और 16th के, बिकॉज कल मंडे को वीकली सीए सेशन हुआ था जो पिछले पूरे हफ्ते का रिविजन सेशन था आपका। आई एम रियली श्योर आपने देख लिया होगा। जिन जिन बच्चों ने देखा होगा डेफिनेटली बेनिफिट करोगे, बिकॉज आप डेली सीए पढ़ते जाइए, वीकली रिविजन करते जाइए, मंथली प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए आएंगे, वो करते जाइए, आपकी सीए तैयार रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट और नहीं देने हैं। आज के सेशन में हम सीए तो पढ़ेंगे, साथ में स्टैटिक पॉइंट्स कवर करते चलेंगे और लास्ट में आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे, ताकि जो भी आपने पढ़ा है पूरा न्यूज़, उसमें से क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं उसका भी आपको आइडिया हो जाए और आप रिवीजन भी कर सकें। ठीक है जी, ओके। सेशन शुरू करें उससे पहले बता दें कि ये हो चुका है लॉन्च। इतने टाइम से जो आप पूछ रहे थे मैम ईयर बुक करंट अफेयर का कब लॉन्च होगा, सो 2024 एडिशन हो चुका है लॉन्च, जिसमें आपको पूरे 2023 के करंट अफेयर मिल जाएंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, कैटेगरी वाइज कंपाइल्ड अप टू डेट। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से 100% यूजफुल है। सिर्फ आप आईएएस को छोड़ दीजिए, बिकॉज वहाँ आपको और इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है, एनालिसिस वगैरह करना पड़ता है। उसके अलावा A to Z सारे एग्जाम में आप इसको यूज़ कर सकते हो। जिन बच्चों के एग्जाम बिल्कुल सिर पे हैं, 2-1 दिन में हैं या विद इन अ वीक हैं और आप इतना सब कुछ अब नहीं पढ़ सकते, अगर आपने शुरू से नहीं पढ़ा है, तो बेटर है आप 6 मंथ हेडलाइंस की तरफ मूव कर जाइए, एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो फैच कीजिए, राइट। इसके अंदर आपको 2-3 लाइनर्स के अंदर कैटेगरी वाइज 6 मंथ्स की, लास्ट 6 मंथ्स की हेडलाइंस मिल जाएंगी। सीए रफ्तार सैंपल चेक कर लीजिएगा, हर एक डॉक्यूमेंट के सैंपल अवेलेबल हैं। परचम ऐप और वेबसाइट दोनों ही डॉक्यूमेंट दोनों जगह अवेलेबल हैं, ईयर बुक भी और सीए रफ्तार भी। ठीक है, चलिए आज जो हम पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये तो पूरे साल भर की और 6 महीने की तैयारी तो मैंने आपको बता दी। आज जो हम पूरा सेशन पढ़ेंगे उसका फ्री पीडीएफ आपको परचम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो परचम ऐप पे चले जाइए, फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीकली सीए जो होता है या मंथली सीए मैगजीन जो होती है, ये दोनों परचमclasses.in पे अवेलेबल करवाई जाती हैं, फोल्डर में चेक कर सकते हैं। सीए सब्सक्रिप्शन पीडीएफ बैंक भी ले सकते हैं परचम ऐप से, ताकि जो भी कुछ आप सीए यहाँ पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, उन सब के पीडीएफ्स आपको एक जगह मिल जाए, या फिर पीडीएफ बैंक लेंगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा जानकारी मैं यहाँ नहीं दे रही हूँ, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप ये हेल्पलाइन नंबर पे या इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हो या परचम ऐप चैट में बात कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं हमारा सेशन। मैं मोटी मोटी सारी जानकारी आपको दे दी ताकि नए बच्चे परेशान नहीं हो, क्योंकि रोज़ काफ़ी सारे बच्चे जुड़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे हम शुरुआत। जाते जाते मैंने आपसे संडे को एक क्वेश्चन किया था, राइट। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विच यूनियन टेरिटरी एक्सेल्ड इन बीच सॉकर सिक्योरिंग गोल्ड मेडल। बीच सॉकर हमारे पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे ड्यू के अंदर, राइट। और उसके अंदर पूछा जा रहा है कि जो बीच सॉकर है उसमें कौन सी टीम जीती थी। तो राइट आंसर क्या है? डेफिनेटली लक्षद्वीप वॉज द राइट आंसर। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड। चलो जी, अब बात कर लेते हैं 15th और 16th ऑफ जनवरी से जुड़ी हुई खबर पे। तो सबसे पहले चलेंगे हम 15 जनवरी पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट डे जो आता है, एंड दैट इज आवर इंडियन आर्मी डे। सो इस बार 76th आर्मी डे मनाया गया। कौन सा एडिशन था? 76 आर्मी डे था। और ना खास बात है, 2 साल से दिल्ली के बाहर परेड्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट डे होता है, जैसे आर्मी डे हो गया, तो उसकी जो परेड है दिल्ली में ना रख करके अलग अलग जगहों पे रखी जा रही है। तो इस बार जो आर्मी डे की परेड हुई वो कहाँ हुई? इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर ये की गई। तो कौन सा एडिशन था आर्मी डे का? 76 एडिशन था। आर्मी डे परेड कहाँ हुई? लखनऊ के अंदर हुई, राइट। आर्मी डे आता कब है? तो 15th ऑफ जनवरी को आता है। ये तीनों पॉइंटर्स यहाँ से पिक कर लीजिएगा और अब थोड़ी डिटेल भी देख लेते हैं। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उसके अलावा यूपी के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ, जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, इन सब ने इस परेड को अटेंड किया। और कहाँ पर हुई है? लखनऊ में भी 11th गोरखा राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में इसको कंडक्ट या ऑर्गेनाइज किया गया। क्यों मनाया जाता है आर्मी डे? जो हमारे बाद में तो फील्ड मार्शल बन गए, लेकिन उस समय जनरल KM करियप्पा साहब थे, राइट, जो इंडिया के बाद में फर्स्ट फील्ड मार्शल भी बने। तो KM करियप्पा जी ने चार्ज लिया था इंडियन आर्मी का एज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ। पहले इंडियन कमांडर इन चीफ जो हैं इंडियन आर्मी के KM करियप्पा जी बने थे 15th जनवरी 1949 को। इससे पहले ब्रिटिश लोग इस पोजीशन को होल्ड किया करते थे, ठीक है। तो लास्ट जो जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर थे, वो लास्ट ब्रिटिश सर्विंग आर्मी चीफ थे, और उसके बाद इंडियन फर्स्ट कमांडर इन चीफ जो बने थे KM करियप्पा जी बने थे, और वो 15th ऑफ जनवरी 1949 में बने थे। इसलिए हम 15th ऑफ जनवरी को इन्हीं के ऑनर में
आर्मी डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, रीजन पता होना चाहिए। इंडियन आर्मी इस साल को यानी 2024 को किस साल की तरह ऑब्जर्व करेगा? ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। टेक्नोलॉजी को इंडियन आर्मी के अंदर भी यूटिलिटी में लाया जाएगा, इससे डेडिकेटेड ये पूरा साल रहने वाला। और कौन है चीफ आर्मी स्टाफ के? कौन है? जनरल मनोज पांडे जी हैं। तो सारे पॉइंटर्स समझ में आ गए, सारे पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, पकड़ के रखिएगा। ओके, चलिए अगली खबर। अब आर्मी से हम आ जाते हैं थोड़ी फेस्टिविटी की तरफ। सो अभी 14th 15th को काफ़ी सारे फेस्टिवल्स इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए, सेलिब्रेट किए गए, ऑर्गेनाइज तो क्या। और क्यों? क्योंकि जो सन है वो नदर्न हेमिस्फेयर में मूव किया था। मैंने आपको लास्ट डे भी बताया था, जो अर्थ है वो टिल्टेड है ना, तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टुवर्ड्स द सन झुकता है, यानी सन की रेज सीधी अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ेंगी, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगी, जहां इंडिया भी लाई करता है। तो हम इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए विंटर्स खत्म हो रहे हैं, अब हम समर्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन खत्म हो रहे हैं। साथ ही ऐसा टाइम होता है जब बहुत सारी फसल कटती है, तो ये हार्वेस्ट सीजन होता है इंडिया में, और एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो हम हार्वेस्ट टाइम को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोनों चीज़ों के चलते काफ़ी सारे त्यौहार अक्रॉस द कंट्री मनाए जाते हैं, जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हो। सो जहाँ आपको गुजरात और राजस्थान साइड में उत्तरायण के तौर पर ये त्यौहार देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आप मध्य प्रदेश और बाकी नॉर्दर्न साइड में ही देखोगे तो संक्रांति के तौर पे भी इसको मनाते हैं। माघी या लोहड़ी के तौर पे हम पंजाब में, या जहाँ पे पंजाबीज रहते हैं, डोगरा कम्युनिटीज़ वगैरह रहती हैं, वहाँ पे भी। फिर शिशुर संक्रांत मनाया जाता है। खिचड़ी यूपी के अंदर खिचड़ी के तौर पे मनाया जाता है। देन पौष संक्रांति, अगर आप यहाँ पे असम साइड में देखोगे तो माघ बिहू के तौर पे इसको मनाते हैं। देन अगर आप केरला में देखोगे तो मकर विलाकू ये एक खास टेम्पल है, शबरीमाला टेम्पल, वहाँ पे इसको मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो कितने सारे नाम से एक ही जैसा फेस्टिवल पूरे इंडिया में मनाया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पोंगल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? ठीक है, या फिर जब हार्वेस्ट का टाइम आता है तो कौन सा बिहू मनाया जाता है? बिकॉज 3 तरह के बिहू होते हैं। चलो मैं क्वेश्चन कर ही लेती हूँ। बताइए, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ बिहू या 3 फॉर्म्स ऑफ बिहू फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड? एक तो आपने देख लिया माघ बिहू, 2 और बिहू कौन से होते हैं? ठीक है, तो ये सारे नाम हमें थोड़े थोड़े ध्यान देने हैं, और इसी से रिलेटेड हम फटाफट पढ़ लेते हैं। तो फेस्टिवल्स ऑफ हार्वेस्ट, 2 ओकेजन बता दी। एक तो फसल कट के आ रही है तो फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट हो गया। दूसरा जो सन है वो नदर्न हेमिस्फेयर में मूव करेगा, राइट, यानी कि अब विंटर्स खत्म हो रहे हैं। तो इन दोनों ओकेजन पे मकर संक्रांति, पोंगल कहाँ? तमिलनाडु में, उत्तरायण गुजरात राजस्थान वाला एरिया, माघ बिहू, ये सब अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में मनाए जाते हैं। और ये तो हमने ज्योग्राफिकली या साइंटिफिकली बोल दिया कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है ना, सन। लेकिन अगर आप राशि के हिसाब से देखोगे तो मकर राशि में प्रवेश करता है सूर्य, मकर राशि, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, मकर राशि अगर आप देखोगे तो कैप्रिकॉर्न हम कहते हैं इंग्लिश सन साइंस के हिसाब से। और कौन सी राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहा है? तो धनु राशि से अब जो सूर्य है वो मकर राशि में जाता है, यानी सेजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बाकी सारे त्योहार की लिस्ट देख लेते हैं फटाफट। असम के अंदर माघ बिहू और इसी को भोगली बिहू भी कहा जाता है। भोगाली बिहू, फसल कट के आई है ना, भोग लगा सकते हो, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो माघ या भोगाली बिहू। गुजरात, यूपी, राजस्थान, इस वाले एरिया में, यूपी में तो नहीं पर मेजरली गुजरात वाले साइड में उत्तरायण के नाम से इसको मनाया जाता है। यूपी में खिचड़ी त्योहार, कौन सा फेस्टिवल? खिचड़ी त्योहार मनाया जाता है। तो खिचड़ी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके बिहू पे, खिचड़ी के ऊपर, है ना, आपके पोंगल के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। बिहार के अंदर तिल संक्रांत या दही चूड़ा के नाम से इसको मनाया जाता है। ओडिशा में मकर चौला, वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति, हिमाचल में माघ साजी, महाराष्ट्र गोवा जो साइड है वहाँ पे इसको हल्दी कुमकुम या माघी संक्रांत कहते हैं। देखिएगा ये माघ कहाँ से आ रहा है? माघ महीने के नाम से आ रहा है, हालांकि अभी पौष चल रहा है लेकिन यूजुअली मिड जैन के अराउंड ना, तो माघ के नाम से आ जाता है। कर्नाटका में सुग्गी, केरला के अंदर मकर विलक्कू मैंने जो बताया कौन से टेम्पल में? सबरीमाला टेम्पल के अंदर इस फेस्टिवल को मकर विलक्कू के नाम से मनाया जाता है, सबरीमाला टेम्पल। और पोंगल है तमिलनाडु का। ये सारे फेस्टिवल के नाम ध्यान रखोगे, ये हार्वेस्ट और विंटर खत्म होने के सेलिब्रेशंस को दर्शाता है। ठीक है, हमारा इनक्रेडिबल इंडिया। चलिए फिर हम आते हैं स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक।
अभी जो टाइम चल रहा है 10th से लेकर के 18th तक एक इनोवेशन वीक, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कौन कर रहा है? DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है जी, तो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो इंडियन इकोसिस्टम है, स्टार्टअप्स को और बढ़ावा मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड और डिस्कशन डेलिब्रेशन होते हैं। और 16 जनवरी को आता है हमारा नेशनल स्टार्टअप डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब आता है नेशनल स्टार्टअप डे? आता है 16 जनवरी को। ठीक है, 10 से 18 तक हमारा वीक हो गया और 16 जनवरी को हमारा नेशनल स्टार्टअप डे आता है। अभी इसी से जुड़ी हुई ये स्लाइड इन्फॉर्मेशन भी देख लीजिए। 16 जनवरी को क्या आता है? नेशनल स्टार्टअप डे आता है। कब से इसको मनाना शुरू किया गया? तो इसको अनाउंस किया गया था 15 जनवरी 2022 को, यानी 15 जनवरी 2022 को। और तभी से कि भाई PM मोदी ने अनाउंस कर दिया कि अब से हम 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाएंगे। ठीक है, तो तब से इसको मनाया जा रहा है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को सेलिब्रेट करने के लिए। अब ये हो गए जितने भी इंपॉर्टेंट डे और जो भी कुछ हम मना रहे थे डेट के स्पेसिफिक या सन के मूवमेंट एटसेट्रा से स्पेसिफिक। अब हम आ जाते हैं अगली कैटेगरी, बुक। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसको लिखा गया है और लॉन्च किया गया है। अ बुक नेम्ड गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। गांधी जी से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी बुक आती है जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट को रिलेट करती हुई होती है तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो जाएगी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है। तो गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये किसने लिखी है? इट इज रिटन बाय MJ अकबर। अकबर से याद रख सकते हो, अजीमो शान शहनशाह, है ना, उनसे एसोसिएट कर लीजिएगा। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। तो इस किताब के अंदर नाम से ही समझ में आता है गांधी जी का जो भी जर्नी रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में विथ रिस्पेक्ट टू दीज 3 मूवमेंट्स, पर्टिकुलरली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट, इनकी बातचीत इस किताब के अंदर की गई है, कैसे कैसे स्ट्रगल उन्होंने फेस किए। तो MJ अकबर ने लिखी है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। ये रहा बुक का कवर। चलिए आगे, कौन है पब्लिशर? ब्लूम्सबरी। ये बुक के कवर पे ही लिखा रहता है, अगर कभी नोट्स में लिखा हुआ नहीं हो तो आप कवर ध्यान से पढ़ लिया करिए। अगली जो खबर है वो एक कॉन्डोलेंस है और ओबिचुअरी है, और एक नोटेड पोइट हैं, उर्दू पोइट मुनव्वर राणा। उनका हो चुका है देहांत, ही इज नो मोर विथ अस। सो नोटेड उर्दू पोइट मुनव्वर राणा पासेस अवे। अब इनके बारे में थोड़ा हमको देखना बनता है कि क्यों पॉपुलर थे। यूजुअली अपनी राइटिंग के लिए थे ऑफ कोर्स, लेकिन अगर अवार्ड अचीवमेंट कुछ है तो वो देखते हैं। 2014 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनकी एक पोएम थी शाहदाबा, और उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, रिटर्न कर दिया था, क्योंकि इनका कहना था कि कंट्री के अंदर इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है, सबको एक साथ लेके नहीं चला जा रहा, और इसके चलते इन्होंने अवार्ड रिसीव नहीं किया था। मुनव्वर राणा जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड थे? तो वो पोइट थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगली जो खबर आ रही है वो तो महाराष्ट्र से रही है, लेकिन नेशनल सिग्निफिकेंस की न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है देखते हैं। महाराष्ट्र पेंच टाइगर रिजर्व। कुछ बच्चों के कान यही खड़े हो गए होंगे, मैम महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व कैसे? मध्य प्रदेश में है पेंच टाइगर रिजर्व। तो जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो 2 स्टेट्स में शेयर होता है, कुछ हिस्सा इसका MP में है, कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो हिस्सा है पेंच टाइगर रिजर्व का, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है दैट इट इज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क महाराष्ट्र वाले पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर ओपन हुआ है। राइट, अब यहां पे भी ध्यान दीजिएगा, मैंने पार्क कहा है, डार्क स्काई रिजर्व नहीं कहा, डार्क स्काई रिजर्व नहीं कहा। ये ऑलरेडी बना हुआ है इंडिया में लद्दाख के अंदर। ठीक है, पहला डार्क स्काई पार्क कहा जाए जो कि किसी टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया गया है, तो नाम आ जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। गॉट इट? क्या होता है डार्क स्काई रिजर्व या पार्क? तो ऐसी एरिया जहाँ पे लाइट पोल्यूशन बहुत कम है, तो आपको जो स्काई है बहुत अच्छे से विजिबल होगा, जो भी आपको बॉडीज़ हैं हमारे अर्थ के ऊपर, जो भी हमें गैलेक्सी की या हमारे आउटर स्पेस की चीज़ें दिखती हैं अर्थ से, वो बहुत अच्छे से विजिबल हो पाएंगी, बिकॉज लाइट पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, रोशनी बहुत कम है। और ऐसे एरिया को जब आपने डार्क स्काई पार्क घोषित कर दिया तो ये इंश्योर किया जाएगा कि यहाँ पे लाइट पोल्यूशन हो भी ना, ताकि जो भी ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ वगैरह करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम की, गैलेक्सी की स्टडी करते हैं, वो यहाँ आकर के अपनी ऑब्जर्वेशंस कर सके टेलीस्कोप वगैरह लगा करके। ठीक है, तो उसको कहा जाता है डार्क स्काई
एरिया, अब वो आप पार्क नाम दो या रिजर्व नाम दो, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र वाले हिस्से का, वो इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है और एशिया का 5th नंबर का है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हम प्रिवेंट करेंगे यहाँ पे लाइट पोल्यूशन करवाना, ताकि जो भी एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करने वाले लोग हैं यहाँ पे आ सकें। इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व, जैसे मैंने आपको कहा था, लद्दाख में ऑलरेडी बन रखा है, कहाँ पे, हैनले डार्क स्काई रिजर्व इसका नाम है, और ये है चांगतांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में सिचुएटेड। और इसके बिल्कुल पास में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी है, जहां दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट या हाईएस्ट, नॉट लार्जेस्ट, सेकंड हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी सिचुएटेड है या स्थित है। गॉट इट। सो चांगतांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हानले स्काई डार्क स्काई रिजर्व है, जो कि इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। और अगर हम इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बोले तो वो कहाँ है, महाराष्ट्र के पेंच के अंदर है। ये लोकेशन देख लीजिए, ये एमपी है, ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र का है, और ये रहा पेंच। तो ये जो हिस्सा है ना महाराष्ट्र वाला, यहाँ पे बनाया गया है। और रुडयार्ड किपलिंग की एक बुक है भाई, जंगल बुक, तो पॉपुलर है कि जो उसकी कहानी है वो मोस्ट प्रोबेबली पेंच जो टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है उसके ऊपर बेस्ड है। हालांकि कान्हा और पेंच के अंदर जंग चलती रहती है, बट ठीक है, पेंच को ज़्यादा पॉपुलरली एसोसिएटेड माना गया है। अगला जो अपॉइंटमेंट है वो एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, देख लेते हैं। लाई चिंगते टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ताइवान के अगले प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, इलेक्शन जीत चुके हैं, और वो हैं लाई चिंगते। ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को बिलोंग करते हैं, पार्टी का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और ताइवानीज प्रेसिडेंशियल पोल जीत चुके हैं और अगले प्रेसिडेंट बनेंगे ताइवान के, लाई चिंगते, ताइवान, ताई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बर्नार्डो अरेवलो स्वर्न इन एज ग्वाटेमाला's प्रेसिडेंट। ग्वाटेमाला के अगले प्रेसिडेंट के तौर पे किसने शपथ ली है, बर्नार्डो अरेवलो जी ने ली है। ओके, मूविंग अहेड। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स नहीं है, ये 10th है, फ्रेडरिक 10th बिकम्स किंग ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क को अपने नए किंग मिल चुके हैं, नाम क्या है उनका, क्राउन प्रिंस कौन बने हैं, फ्रेडरिक 10th। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़े टाइम पहले न्यूज आई थी कि 83 ईयर ओल्ड मार्गरेथ जो हैं वो पहली ऐसी डैनिश मोनार्क यानी रूलर बनी जिन्होंने वॉलेंटरीली रिजाइन किया था अपनी थ्रोन से इन 900 ईयर। कोई भी जो रूलर होता है ना अपनी गद्दी खुशी खुशी नहीं छोड़ता, राइट। सो डेनमार्क की ऐसी रूलर जिन्होंने 900 सालों में अभी तक जो काम किसी ने नहीं किया था वो इन्होंने किया था। उन्होंने अपनी गद्दी खुशी खुशी छोड़ दी थी, दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द क्वीन ऑफ डेनमार्क, और उनका नाम था मार्गरेथ, राइट। और उन्हीं की जगह पे अब क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10 बने हैं किंग, सक्सीडिंग हिज मदर, ठीक है। सो प्रॉपर नेम अगर आप मार्गरेट जी का देखेंगे तो क्वीन मार्गरेट 2, जो उन्होंने 52 ईयर्स ऑफ मोनार्की के बाद, यानी 52 ईयर्स क्वीन बनने के बाद उन्होंने अपनी थ्रोन छोड़ दी और अपने बेटे को उस पर बैठने का मौका दे दिया। ऑस्ट्रेलियन बॉर्न मेरी जो है, मेरी शी इज द फर्स्ट कॉमनर टू बिकम द क्वीन ऑफ डेनमार्क। ऑब्वियसली इनसे पहले वाले टाइम में तो जो रॉयल फैमिली के थे वही लोग क्वीन वगैरह बनते होंगे, तो पहली कॉमनर हैं जो कि क्वीन बनी है। सो डेनमार्क की कौन सी क्वीन थी जिन्होंने अपनी गद्दी या अपनी थ्रोन वॉलंटरीली छोड़ी है, नाम आएगा मार्गरेट 2। और अब कौन है किंग, तो आंसर आएगा फ्रेडरिक 10। गॉट इट, आगे बढ़ेंगे। इंडियाज फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन ऑन NH66 मुंबई गोवा नेशनल हाईवे इनॉग्रेटेड। न्यूज समझिएगा, भारत का पहला है तो मतलब तो इंपॉर्टेंट हो ही गया। इंडिया का पहला क्या, नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड। स्टील स्लैग क्या होता है, जब स्टील मैन्युफैक्चर की जाती है ना तो उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, यानी जो साइड में कुछ रह जाता है, उसको यूज करके रोड बनाई गई है। और ये ग्रीन टेक्नोलॉजी मानी जा रही है, जिससे सस्टेनेबल रोड भी बनेगी, सस्ती भी बनेगी, ड्यूरेबल भी बनेगी, ठीक है। तो ऐसी स्टील स्लैग रोड का एक सेक्शन कौन से नेशनल हाईवे पे बनाया गया है, नेशनल हाईवे 66 पे, जो कि मुंबई गोवा नेशनल हाईवे है। और वहां पे भारत का पहला ये स्टील स्लैग रोड का सेक्शन इनॉग्रेट किया गया। न्यूज समझ में आ गई, ओके। सो स्टील स्लैग जो मैंने बताया एक बाय प्रोडक्ट है, जब आप स्टील प्रोड्यूस करते हो तो स्टील प्रोडक्शन होता ही है, बाय प्रोडक्ट निकलता है, उसको यूज कर लो रोड बनाने में। ये एक ग्रीन टेक्नोलॉजी है, सस्टेनेबल ड्यूरेबल रोड नेटवर्क तैयार करने के लिए। अच्छा, हमने जो ये स्टील स्लैग रोड सेक्शन बनाया है, इस स्लैग को किसने बनाया, किसने डेवलप किया, सो इट इज डेवलप्ड बाय, ये जो टेक्नोलॉजी है ना स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी, ये डेवलप की है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने।
कहाँ है ये? दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और जिससे कि जो वेस्ट निकलता है स्टील इंडस्ट्री का, उसको हम वेल्थ क्रिएशन के लिए लगा रहे हैं। हमारा जो NHAI है वो और स्ट्रॉन्ग रोड्स बना पाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। CRRI ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसके तहत JSW स्टील है ना, तो JSW स्टील है, उन्होंने इनके साथ में मिलकर के 1 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन वाला ये सेक्शन डेवलप किया है ऑन इंदापुर पनवेल सेक्शन ऑफ NH66 मुंबई गोवा नेशनल हाईवे। और अगर हम जनरली बात करें, ये तो चलो नेशनल हाईवे का केस था, है ना, पहला नेशनल हाईवे जिसमें हमने स्टील स्लैग रोड सेक्शन बनाया, तो NH66 हो गया। NH66 किसको कनेक्ट करता है? मुंबई और गोवा को कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम नेशनल हाईवे की बात ना करें, स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो सबसे पहला सिटी किसी स्टेट में जिसने की प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड बनाई हो अपने सिटी के अंदर, वो कौन सा था? सूरत, गुजरात का सूरत, जिसने 2022 के अंदर पहला स्टील स्लैग रोड डेवलप किया था, ठीक है। नेशनल हाईवे ये हो गया, सिटी लेवल पे ये हो गया। आगे बढ़ेंगे। PM मोदी टू रिलीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंडर PM जनमन। PM जनमन को अनाउंस किया गया था। क्या है ये स्कीम? PM जनमन न्यूज समझा दूं। PM जनमन के तहत प्रधानमंत्री जी ने पहली जो किश्त है घर बनाने के लिए, कौन सी स्कीम के तहत? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वो रिलीज कर दी है। तो PM जनमन में काफी सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनमें से एक बेनिफिट आवास का भी है, तो उसके चलते ये इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई है। आप PM जनमन समझो सबसे पहले। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये लॉन्च किया गया था। जो हमारा गौरव दिवस होता है, आई मस्ट हैव रिटन इट, ये रहा, जनजातीय गौरव दिवस November 15, इस दिन, अभी आगे वापस चलेंगे, पहले न्यूज समझो। तो PM जनमन स्कीम जो कि लॉन्च की गई थी, जनजातीय गौरव दिवस, जो बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी भी है, November 15 को पड़ती है, PVTGs के लिए, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिनको एक तरह से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे होते, उनका तो आधार भी ढंग से नहीं बना हुआ होता है ना, इन लोगों के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके तहत काफी बड़ा एक बजट रखा गया, अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ का, और 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस यानी 11 एरियाज के अंदर बेनिफिट देना इन लोगों को इस स्कीम का मिशन था, और 9 मिनिस्ट्रीज साथ आई इस मिशन को पूरा करने के लिए। अब इसके तहत अगर आप देखोगे ना, तो सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, तो इसमें जो ये आप देख रहे हो सेफ हाउसिंग, अब ये कैसे प्रोवाइड करें हम PVTGs को सेफ हाउसिंग? तो उसके लिए एक हमारे पास ऑलरेडी स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो इसके अकॉर्डिंगली जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज किया गया। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो कितना है वो इंस्टॉलमेंट? 540 करोड़ का, जिससे क्या होगा? रूरल हाउसिंग स्कीम के तहत लोगों के घर बनने चालू हो पाएंगे। ठीक है, किन लोगों के? जो जनजाति आदिवासी जो लोग हैं, PVTGs जो हैं, जिनको बेनिफिट मिलना है। ओके जी, नो प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज देखिए। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस डॉक्टर ऑन व्हील्स एम्बुलेंस इन उधमपुर जम्मू। डॉक्टर ऑन व्हील्स क्या है? ये एम्बुलेंस सर्विस है। कहाँ लॉन्च की है हमारे जितेंद्र सिंह जी ने? तो ये उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में की है। क्यों की है भाई? ताकि जो हमारा डिजिटल हेल्थ मिशन है, कंसल्टेशन डोर स्टेप्स तक पहुंच सके। बस छोटी सी न्यूज है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस, आयुष मिनिस्ट्री की जो कॉन्फ्रेंस होती है, तो सेकेंड एडिशन उसका या सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस कहाँ इनॉग्रेट की गई? दुबई के अंदर। कहाँ हुई? दुबई के अंदर, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, ये दिख रहा है आपको, है ना? तो ये 13, 14, 15 3 दिन की रही, और इसको ऑर्गेनाइज किया साइंस इंडिया फोरम ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। तो बस इसमें तो आपको जगह ध्यान रखनी है कि आयुष कॉन्फ्रेंस, जो सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस है, वो कहाँ हुई है? दुबई के अंदर हुई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आयुष मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एटसेट्रा जो है, आयुष का फुल फॉर्म जो बोलता है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ये कैसे नॉन कम्युनिकेबल बड़ी बीमारियों को दूर करने में भी मददगार हो सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? जो एक से दूसरे में नहीं फैलती, है ना? तो नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक डिजीजेस, क्रोनिक इलनेस, जो बहुत लंबे समय की ऐसी बीमारियां हैं, उनमें ये आयुष किस तरह से हेल्प कर सकता है, और कैसे हम बाकी सारे एरियाज ऑफ इलाजों के साथ में आयुष को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इन सब के ऊपर चर्चाएं की गई। थीम क्या था इस सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस का? थीम था नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक डिजीजेस, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुष। इसीलिए इस एरिया में चर्चा की गई, बिकॉज यही थीम थी। ठीक है जी, कहाँ हुई? ये दुबई के अंदर हुई।
अगली न्यूज देखते हैं, रिसर्चर्स डेवलप नैनो पाउडर टू प्योरीफाई वाटर। नैनो पाउडर, जो इसमें बहुत छोटे छोटे कण होंगे, नैनो समझते हो ना, नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो इज वेरी स्मॉल। तो केरला यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने डेवलप किया है एक नैनो पाउडर, और वो क्या करेगा, वाटर को प्योरीफाई करने की कैपेबिलिटी रखता है और खुद से ही चार्ज हो जाएगा, पानी वानी लेकर के वापस से सही हो जाएगा। फिर इसमें पानी डालो तो छन करके पानी निकलेगा, और फिर इसको सूरज की किरणें दिखा दो तो ये पाउडर वापस रेडी है और पानी को फिल्टर करने के लिए। आ गई बात समझ में? बस इतना ही है। तो साइज ऑफ नैनोपोर्स जो है वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जो मटके आप देखते हो ना, मटके वटके पानी को कैपिलरी एक्शन से ठंडा करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नैनोपोर्स जो होते हैं, इतने छोटे पोर्स हैं कि पानी तो सीप इन हो सकता है, बाकी इम्प्योरिटी सीप इन नहीं हो पाएंगी। तो ये केरला यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। अगली न्यूज़ देखते हैं, मालदीव्स आस्क्स इंडिया टू विथड्रॉ मिलिट्री पर्सनल बाय मार्च 15। हमारी मिनिस्ट्री ने ऐसा हालांकि कहा नहीं है कि हमें विड्रॉ करने के लिए कहा गया है। हमारी मिनिस्ट्री बोल रही है कि अभी बातचीत चल रही है और जो दोनों देशों के फेवर की चीज़ होगी वो हम करेंगे। लेकिन अगर आप न्यूज़ देखें मालदीव से जो आ रही है, तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया को कह दिया है कि भाई आपके जो मिलिट्री ट्रूप्स के लोग हमारे यहाँ हैं, करीब 88 लोग, उनको आप वापस बुला लीजिए मार्च 15 तक, बिकॉज हम किसी और कंट्री के मिलिट्री को या सोल्जर्स को हमारे लैंड पे नहीं रखना चाहते। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट है ये आया जब मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू जी हाल ही में मिले चाइना के शी जिनपिंग जी से। ठीक है, और ये उनकी जो विजिट थी चाइना की, उसके जस्ट बाद ये घोषणा आई कि भाई 15 मार्च तक आप अपने इंडिया अपने सोल्जर्स को वापस बुला लो। और इसी से पहले मालदीव और इंडिया के बीच में चल ही रही है प्रॉब्लम, जब से वहाँ के कुछ मिनिस्टर्स ने डेरोगेटरी रिमार्क किए थे पीएम मोदी के लक्षद्वीप विजिट के बाद। तो काफ़ी थोड़ी सी टेंस सिचुएशन दोनों देशों के बीच में चल रही है। ठीक है, न्यूज़ तो ये हो गई। अब बात आती है भाई कितने ट्रूप हैं हमारे वहाँ पे, कितने सोल्जर्स, और क्यों हैं हमारे सोल्जर्स मलेशिया वो मालदीव में, क्या कर रहे हैं हमारे सोल्जर्स। तो देखिए हमारे टोटल 88 सोल्जर्स स्टेशन हैं मालदीव्स के अंदर। क्यों हैं? क्योंकि हमने ना कुछ हेलीकॉप्टर्स उनको गिफ्ट किए थे। ठीक है, और इंडिया का ये कहना है कि भाई उन हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस के लिए प्लस वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी हमने इसीलिए दिए थे कि अगर कोई भी एकदम से डिजास्टर आ जाता है तो हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, तो रिलीफ में बचाव कार्यों में हेलीकॉप्टर्स आपकी मदद करेंगे। तो हमने अगर हेलीकॉप्टर्स दिए हैं तो हमने कुछ सोल्जर्स भी वहाँ डिप्लॉय कर दिए कि भाई हेल्प करेंगे आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने में। तो इसलिए हमारे सोल्जर्स वहाँ पे कितने सोल्जर्स हैं? 88 सोल्जर्स हैं। तो नई दिल्ली का ऐसा कहना है कि टेक्निकल स्टाफ है, बेसिकली वो सोल्जर्स नहीं है, टेक्निकल स्टाफ है जो कि मेंटेनिंग द एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफ कोर्स हेल्पिंग इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिए गए हैं। तो इंडिया ने कौन से एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए थे? एक तो डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो कि गश्त लगाएगा ऊपर और 2 HAL के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हमने दिए थे। ठीक है, तो ये पूरा माजरा है। अब आगे आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा अपन न्यूज़ में पढ़ते रहेंगे। चलिए अगली खबर जो आ रही है वो स्पोर्ट्स से देख लीजिए। रियल मैड्रिड विंस अगेंस्ट बार्सिलोना इन स्पेनिश सुपर कप। स्पेनिश सुपर कप के अंदर रियल मैड्रिड ने जीता है बार्सिलोना से। कौन जीता? रियल मैड्रिड। क्या जीता? सुपर कप। क्या है सुपर कप? तो सुपर कप ना स्पेन के जो फुटबॉल क्लब्स होते हैं उनके बीच में ही ये चैंपियनशिप चलती है, और जो जीतेगा उसको स्पेनिश सुपर कप से नवाजा जाता है। कौन जीता है भाई? रियल मैड्रिड जीता है। किसको हराया? बार्सिलोना को हराया। तो कहाँ हुआ ये कंपटीशन? ये भी इंपॉर्टेंट है। रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ। ठीक है, अब कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? सारे क्लब्स पार्टिसिपेट करते हैं क्या इस सुपर कप में? नो, सिर्फ 4 टीम्स जो भी ऑलरेडी 2 कप जीत करके आई हैं और 2 कप्स की रनर अप रही हैं। एक होता है कोपा डेल रे जिसने जीता और जो रनर अप टीम रही, और एक है ला लीगा। तो ला लीगा जिसने जीता और जो रनर अप टीम रही, ये 4 टीम ही आपस में कॉम्पीट करती हैं फॉर दिस स्पेनिश सुपर कप। गॉट इट? और कौन जीता है? रियल मैड्रिड। किसको हराया? बार्सिलोना को हराया। बात खत्म हो गई। सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है? मोस्ट सक्सेसफुल बार्सिलोना है इसके अंदर, लेकिन इस बार रियल मैड्रिड जीती। अगली खबर जो आ रही है अब वो आ रही है एंटार्क्टिका से। एंटार्क्टिका में एक ऐसा ग्लेशियर है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताया जा रहा है एज पर रिपोर्ट्स, और इतना बड़ा है कि आप इसको स्पेस से भी देख सकते हो, और इसके अंदर मूवमेंट है, यानी कि ये आइस शीट्स को लेकर के बहुत फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, क्या नाम है इस ग्लेशियर का? लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर एंटार्क्टिका में है। इसका साइज देखें तो 80 किलोमीटर वाइड है, 400 किलोमीटर लॉन्ग है, 2500 मीटर डीप है, दिस मच ह्यूज। और ऐसा नहीं कि सिंगल पीस ऑफ आइस हो, ये ग्लेशियर काफ़ी सारे टुकड़ों से मिलकर के इस तरह से बना हुआ है, एंड इट इज़ मूविंग, फास्ट मूविंग, राइट। और इसका साइज इतना है कि आर्कटिक आइस शीट का 8%
साइज ये कॉन्स्टिट्यूट कर ले। वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग आइस स्ट्रीम्स इन द वर्ल्ड का खिताब इसको दिया गया है, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। ठीक है जी, चलिए फिर 54th एनुअल मीटिंग हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसकी कौन से एडिशन की मीटिंग हुई है? 54th। कहाँ होती है इसकी मीटिंग? दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर होती है, वहीं हुई है। और जनवरी 15 से 19 अभी चल रही है, मतलब 5 डेज के लिए मीटिंग होनी है। इसकी थीम क्या रही? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो जो भी कुछ हो रहा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे, उनमें ट्रांसपेरेंसी ओपननेस रहे, इस थीम को लेते हुए इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया। करीब 60 हेड्स ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री है, 60 कंट्रीज के हेड्स, गवर्नमेंट्स, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस, बिजनेस पर्सन्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कर रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जो भी वर्ल्ड में आते हैं, वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक फ्रंट के हों, AI रिलेटेड हों, वो सारे इसके अंदर डिस्कस किए जाने हैं। राइट, सो 54th एडिशन रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। कहाँ हुआ? दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ। थीम क्या रही? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इसके बारे में देख लेते हैं। कौन है फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन WEF के? क्लॉस श्वाब। क्लॉस श्वाब फाउंडिंग से लेकर के अभी तक 1971 से लेकर के अभी तक यही इस पोजीशन पे हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1971 के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गठित हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। मीटिंग कहाँ होती है? दावोस स्विट्जरलैंड में होती है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग क्लियर हो गई। अब फटाफट से शॉर्ट न्यूज़ है, एक ही शॉर्ट न्यूज़ है और वो आ रही है अनामलाई टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? किसी भी चीज़ में मलई आएगा ना तो आप तमिलनाडु पहुंचा दीजिएगा। सो अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर है और वहाँ पे जो कोर एरिया है उसमें जो बाहर के आईवी स्पीशीज वगैरह लगी हुई है उनको हटा करके नेटिव स्पीशीज प्लांट्स की लगाई जा रही हैं। सो सैपलिंग्स ऑफ नेटिव ट्रीज रिप्लेस इनवेजिव स्पीसीज। जो बाहर से पहले ब्रिटिशर्स या जो भी इन्वेडर्स आए थे वो कुछ ना कुछ बाहर की स्पीशीज ले आए थे और वो लगी हुई हैं, वो हटा करके और अब नेटिव स्पीशीज लगाई जा रही हैं। कहाँ? अनामलाई टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में, अंडर सम प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स के प्रोजेक्ट। और इसके लिए जो पैसा है कौन दे रहा है? ये सैपलिंग्स वगैरह लगाने के लिए नाबार्ड दे रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। तो अनामलाई टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में जो नेटिव सैपलिंग्स प्लांट की जा रही हैं उनकी फाइनेंसिंग कहाँ से आ रही है? नाबार्ड से आ रही है। ठीक है जी, अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। ऑलराइट, सो अब हम शॉर्ट रिवीजन सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। सारी न्यूज़ हमने कवर कर ली। उससे पहले जिन बच्चों को अपनी जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है और SSC का एग्जाम देने वाले हैं अब इस साल में, तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। पूरी जनरल अवेयरनेस की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जीके अलग अलग भी मिल जाएंगे और पूरे कॉम्पोजिट कोर्स की तरह भी मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके आई एम टेकिंग इन द कोर्स। सारी डिटेल्स के लिए ये ऐप पे आपको मिल जाएगा, परचम ऐप पे। इस कोर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, फ्री लेक्चर्स देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। कोई डाउट, क्वेरी, कंसर्न है तो टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। डिस्काउंट ऑफर्स भी काफी सारे अवेलेबल हैं, डू चेक देम आउट। चलिए, नाउ इट इज द टाइम फॉर आवर रिवीजन क्वेश्चन सीरीज और जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी आंसर करो। विच इज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा है? कौन सा है इनमें से? पेंच टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में शेयर्ड है, पर उसका महाराष्ट्र वाला जो रीजन है उसके अंदर ये बना है। ओके, Who authored the book गांधी A Life in 3 Campaigns? गांधी A Life in 3 Campaigns ये जो किताब है किसने लिखी है? अजीम शान शहनशाह, हाँ, कौन से हैं? MJ अकबर हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट। Which team won Spanish Super Cup in रियाद, सऊदी अरेबिया? रियाद, सऊदी अरेबिया में जो हुआ स्पेनिश सुपर कप का फिनाले, वो कौन सी टीम ने जीता है? किसने जीता? रियल मैड्रिड ने जीता। किसको हराया? बार्सिलोना को हराया। ओके, Which state researchers have developed the nano powder with water purification capability that uses only sunlight to power itself? तो नैनो पाउडर वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन से स्टेट के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है? कौन सा स्टेट था? केरला। केरला इज द राइट आंसर। Then in which country was the second international आयुष कॉन्फ्रेंस inaugurated? सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस कौन से देश में, कौन सी कंट्री में इनॉग्रेट की गई? सोचो, UAE के अंदर की गई। वेरी गुड। Then which financial institution is providing assistance for replace invasive species project in Annamalai Tiger Reserve? Annamalai Tiger Reserve के अंदर जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है इसके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है? पैसा कौन दे रहा है? फाइनेंशियल असिस्टेंस। आंसर क्या होगा? नाबार्ड होगा। ओके, एंड देन दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे।
तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे एंड बिल्कुल हफ्ते में एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे सेशन को शेयर कर दिया कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे बेनिफिट उठा सकें। इतने ढंग से यहाँ पे आप करंट अफेयर तैयार करें, उन बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, ताकि मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट हो सके। ये नहीं सोचना है कि हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, ऐसी इंटेंट कभी नहीं रखनी होती है। मे द बेस्ट स्टूडेंट विन, राइट। तो शेयर जरूर कीजिएगा, रोज नहीं किया कीजिए, हफ्ते में एक बार जरूर से मैक्सिमम शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच टेम्पल इज द फेस्टिवल मकरविलक्कू सेलिब्रेटेड। मकरविलक्कू उत्सव जो है वो कौन से मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है। जब तक हम वापस मिले तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।